आज हम साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आपकी क्लास 10th की जो बुक है उसमें जो आपका साइंस 2 है, आज उसका एकदम फ्रेश और एकदम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। मैंने बोर्ड पर पहले काफी सारे नोट्स बना कर रखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो उसको समझने में भी और लिखने के लिए भी। यही नोट्स आपको कॉपी भी करना है, ठीक है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा जो पहला आज का जो चैप्टर है जिसका नाम हेरिडिटी और इवोल्यूशन है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये आती है कि बेसिकली हेरिडिटी कहाँ कैसे जाता है और हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी बेसिकली आपने 9th में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा है। हेरिडिटी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कह सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमारे पेरेंट्स से जो हमें ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक के ट्रांसफर होने को आप हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं चश्मे का लगना, चश्मा होना। ये बहुत बार देखा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स में चश्मा होगा तो शायद वो चश्मे मतलब वही चीज आप में भी आ जाए और आपको भी शायद चश्मा हो जाए। ये हेरिडिटी होती है। सपोज करो आपके पेरेंट्स काफी टॉल हैं तो शायद आपकी भी हाइट आगे जाके क्या हो, टॉल हो। या आपके पेरेंट्स कोई मीडियम हाइट के तो शायद आपकी भी हाइट आगे जाके क्या हो, मीडियम हाइट की हो। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज होती है या किसी के पेरेंट डायबिटिक है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके उनके बच्चों में भी क्या है, डायबिटीज आए। तो ये सारी चीजें किस में आती है, सारी चीजें बेसिकली किस में आती है, हेरिडिटी में आती है। रही पार्ट इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन के पार्ट को हम पढ़ेंगे कुछ देर में। मतलब जैसे कि हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम इवोल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका चैप्टर बेसिकली कुछ 3 सवालों से स्टार्ट होता है जो कि आपको खुद मैनेज करने हैं और देने हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, उसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं कि पूछा गया है कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है जिसमें हम कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो बेसिकली वो हेरिडिटी होती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, आपने 9th में पढ़ा था। उसमें आपको नाइट्रोजनस बेसेस मिल जाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा और डीऑक्सीराइबोस शुगर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी शायद उसमें एक सवाल है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं, पहला ही सवाल हमारा आता है कि हेरिडिटी है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेरिडिटी इज जस्ट नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मोर ऑफ सर्टेन लाइक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब उसके आगे आते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं जो हमको दी गई है और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनको आपको नोट डाउन भी करना है। आपने इनका नाम जो सुना है, जोहान रिगर मेंडल, इन्हें पायनियर कहा जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स में। इनके बारे में आपने मेंडल के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में देखे थे, याद आ रहा है? टॉल टॉल ड्वार्फ टॉल, येलो ग्रीन येलो, रिंकल येलो, याद आया कुछ? हाँ, वही जोहान ग्रेगर मेंडल है जिन्होंने मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया था अपने गार्डन में, पर उनको ये समझ नहीं आया कि इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाए। उनको कई साल बाद इसका कंक्लूजन समझ में आया और जब उन्होंने इसका कंक्लूजन दिया तब उनको ये उपाधि मिली, कौन सी? पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की उपाधि मिली, ठीक है। उसके बाद 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दी जाती है। वो कौन देता है? हुगो डी वेराइज देता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 1901 में थ्योरी दी गई थी और इस थ्योरी के हिसाब से बताया गया था कि सडन चेंजेस क्या होते हैं। पर म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। म्यूटेशनल थ्योरी बेसिकली ये कहती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा वो ठीक है। तो म्यूटेशनल थ्योरी बेसिकली ये बात आपको कहती है कि पहली बात तो म्यूटेशन थ्योरी के लिए आप ये समझिए कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का बेटा मतलब होता है सडन चेंज होना। जब किसी चीज का कोई सडन चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? म्यूटेशन। अब हुगो डी वेरीज ने क्या कहा? हुगो डी वेरीज ने ये कहा कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग में मतलब या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूटेशन होता है, कोई सडन चेंज आता है, तो वो सडन चेंज आने के बाद उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उस ऑर्गेनिज्म में तो रह गई, उसके अलावा वो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू दूसरे वाले में भी ट्रांसफर होगा। वहां पर वो म्यूटेशन का चेंज नहीं हो सकता, वहां वो स्टेबल रहेगा,
ठीक है, पर वो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि म्यूटेशन का मतलब एक सडन चेंज होता है। डार्विन में कहा गया था कि आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन होता है, पर म्यूटेशन की थ्योरी में कहा गया कि फौरन एक चेंज होना, ऑर्गेनिज्म उस चेंज को अडेप्ट कर लेता है, और वो चेंज अडेप्ट होने के बाद आगे वाली जनरेशन में भी क्या हो जाता है, चला जाता है। ये म्यूटेशन थ्योरी थी, और कहीं ना कहीं फिर इन दोनों का लिंक बिठाया गया। ठीक है, फिर 1901 के बाद 1902 में आते हैं, साइंटिस्ट के नाम है वॉल्टर एंड सटन। उन्होंने सबसे पहली बार पेयर्ड क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, किसमें, ग्रास हॉपर में। आप सब ग्रास हॉपर को तो जानते ही होंगे, ठीक है, तो 1902 में। पर ये क्रोमोसोम क्या है, कुछ याद आ रहा है क्रोमोसोम के बारे में? आपने इसे भी क्लास 9 में पढ़ा है। क्रोमोसोम बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि हमारा सेल है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को अपन थोड़ा जूम करते हैं, न्यूक्लियस को अंदर थोड़ा जूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्रोमोसोम दिखेंगे। पेड मतलब क्या, दो फॉर्म है ना, पेयर ऑफ शूज होते तो दो होते हैं ना, तो पेड फॉर्म में आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम को देखोगे तो ये ऐसा है कुछ। सेल डिवीजन के टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, हमारे एक्चुअली न्यूक्लियस में ना डीएनए होता है, और सेल डिवीजन के टाइम में वो कॉइल्ड अप हो जाता है, और वो कॉइल्ड अप होने के बाद क्या बन जाता है, क्रोमोसोम की तरह क्या हो जाता है, बन जाता है। तो एक्चुअली क्रोमोसोम बनता है किससे, डीएनए से। और डीएनए किससे बनता है, हर एक छोटे पार्ट से, जिसको क्या बोलते हैं, जीन। तो हमारी हर एक जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम समझा क्या है। अगर कोई पूछे कि क्रोमोसोम क्या है, तो याद रखो कि अभी के लिए याद रखो कि कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करने में। क्योंकि क्रोमोसोम में क्या, डीएनए है, और डीएनए में क्या है, जीन है, और जीन ही हमारे एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, और वही क्या करेगी, हेरिडिटरी की साइकिल को चलाएगी। अगर वही हेरिडिटरी की साइकिल को चला रही है तो वही रिस्पॉन्सिबल है वो हेरिडिटरी के लिए। तो आप अगर कोई पूछ ले तो क्रोमोसोम क्या है, तो आप ये लिंक बिठाकर बता सकते हो। तो 1902 की बात होगी तो सबसे पहले क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया गया। उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, आगे रिसर्च चली, और ये पता लगा है कि डीएनए में क्या कैरी होता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल वही जिससे क्या होगा, आगे की हेरिडिटरी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। उसके अलावा फिर 1944 में आते हैं ऑस्टवर्ड एवेरी, मैकाइलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लियोड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि दुनिया की सारी चीजों में डीएनए होता है सिवाय वायरस के। ठीक है, उसके अलावा 1961 में फ्रांसिस जैक मोनार्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल में उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया कि हाउ, मतलब ये डीएनए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में कभी बाद में पढ़ लेंगे, आगे की साइंस में आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए का क्या रिलेशन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और ये सारी चीजें होने के बाद एडवांस जेनेटिक्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, और हमने आगे के प्रोसेस को पढ़ा। तो इस तरह से ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो तुम्हारा कंप्लीट होता है। होप सो तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा सेगमेंट करने वाले हैं जो काफी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। आपने लेक्चर की हेडिंग से तो ये पता लगा ही लिया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जो साइंस 2 का जो हमारा पहला चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके अंदर जहां हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हेरिडिटरी और इवोल्यूशन में, उसके बाद का जो सेकंड टॉपिक है जिसमें हम डीएनए से शुरू करते हैं और प्रोटीन तक की जर्नी को लेकर जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक में वो इतने अच्छे मैनर में लिखा हुआ नहीं है जिसको हम समझ सके। उसमें बेसिकली हम 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर हमारा जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन होता है, और उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है। बराबर, तो ये प्रोसेस को आज हम, ये जो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, ये आज इसको बहुत ही कंसाइज मैनर में, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, और एकदम आसान भाषा में, ताकि आप उसको समझ पाओ। मैं उतने ही पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे आपको ये तीनों के तीनों टीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक छोटे से पार्ट में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हो रहा क्या है यहाँ पे। एक्चुअली में बात ये है कि हमें करना क्या है, हमें डीएनए से बनाना है प्रोटीन। ठीक है, अब जब हम डीएनए से प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो बेसिकली ये होगा कि डीएनए ही काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि डीएनए में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब वो क्या होगा, डीएनए से कॉपी करेगा इंफॉर्मेशन कौन, एमआरएनए कौन करेगा, कॉपी कर लेगा उस इंफॉर्मेशन को। मैं डिटेल में इसमें जाऊंगा। अब एमआरएनए जब इसको कॉपी कर लेगा तो एमआरएनए कॉपी करने के बाद वो आगे, मतलब ये जो डीएनए है इसका जो प्रोसेस हो रहा है कॉपिंग का, वो होता है न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में होता है। अब जब एमआरएनए कॉपी कर लेगा तो इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और आ जाता है साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसके पास जो भी चीज आई है उसको कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड में, और ये प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। और जब अमाइनो एसिड से बन गया तो अल्टीमेटली कौन से फॉर्म में वो आ गया, प्रोटीन के फॉर्म में आ गया। सिर्फ इतना याद रखो, डीएनए से लेके इस राइबोसोम तक का जो स्ट्रक्चर है उसे हम सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा और चीजें, पर हमने जितना टेक्स्ट बुक में दिया है हम वही चीजों को पढ़ रहे हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने की बात ये है कि सबसे पहले याद रखो डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे कुछ आपको डीएनए दिखाई देगा, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बराबर। अब जब डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक और एक बात, जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके जो बेसिक जो छोटे कंपोनेंट्स है उसे हम जीन कहते हैं। उस जीन के अंदर एक्चुअली में होते क्या, उसके जीन के अंदर आपको ये मिलेगा, इसे हम कहते हैं ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर अप करता है और साइटोसिन हमेशा किसके साथ पेयर अप करता है, गुआनिन के साथ पेयर अप करता है। ठीक है, तो अब इनका होगा क्या, यानी कि अगर हम एक डीएनए को ओपन करेंगे तो उसमें जीन मिलेगी, और जीन में अपने को क्या मिलेगा, बेसिकली ये नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। बट एक डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसे, क्या सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है? नहीं, डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई देगा। मतलब एक डीएनए बनने के लिए जैसे एक बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग बनने के लिए एक एक ईंट को मिलाकर आप बिल्डिंग बनाते हो, तो उस बिल्डिंग की एक ईंट को निकालोगे तो वो एक ईंट में क्या है, वो पड़ते हैं। तो डीएनए की एक ईंट में ये मिलेगा, एक ईंट डीएनए की ऐसे बनती है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक 5 कार्बन शुगर ग्रुप होता है, और कोई एक नाइट्रोजन बेस होता है। मतलब एडेनाइन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, या साइटोसाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों में कोई एक लगा लो, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इस तरह से मिलाकर क्या बनेगा, इस तरह से मिलाकर बनेगा तुम्हारा एक डीएनए का क्या, मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए। यानी कि अब तक हमने पढ़ा क्या, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर और डिटेल में आएंगे तो उसके छोटे छोटे यूनिट्स कौन से, जीन है, जीन के अंदर भी हम जाएंगे, और डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जहां देखने जाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमें एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस मिलेगा। इतनी बात समझ गए। डीएनए कहां मौजूद होगा, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होगा। तो आइए चलते सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए कैसा है, कॉइल्ड है, ऐसा मिला हुआ है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉइल्ड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉइल्ड है। डीएनए कैसा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, अब एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक आके एंजाइम लग जाता है, वो एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ये ऐसे 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 मिक्स है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आके उस पर लगेगा, डीएनए अनवाइंड होना शुरू होगा, खुलना शुरू होगा। अब वो खुलना शुरू होगा तो ऐसे कुछ दिखेगा, एक लाइन इसकी यहाँ दिखेगी, एक लाइन यहाँ। अरे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बना है ना, ये तो रहेंगे, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बना है। तो यानी कि अब डीएनए के दो स्टैंड है, या तो ये वाला स्टैंड है या तो ये वाला। थोड़ी देर के लिए ये इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों में से कोई एक स्टैंड को चूज करेगा और उसका कॉपी बना लेगा। क्या करेगा, दोनों में से कोई एक स्टैंड चूज करेगा और उसका क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। पर कॉपी बनाते वक्त वो एक चीज अलग कर देगा, वो एक चीज ये कर देगा कि यूरासिल थाइमिन जो है ना, यहाँ पर थाइमिन रहेगा तो वो क्या मिल जाएगा, यूरासिल मिल जाएगा। क्यों ऐसे होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि ये जो है ये एक लेस एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन सारे के सारे सेम रहेंगे, समझ गए। तो ये न्यूक्लियस के अंदर उसने किया क्या, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए को खोला, कोई एक स्ट्रैंड को सिलेक्ट किया, उसका कॉपी बना लिया। अब इसका कॉपी बन गया, अब इसका जो कॉपी यहाँ तक जो हम पहुंच गए, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कॉपी होना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस से निकलेगा, न्यूक्लियस से निकले कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। वो स्ट्रैंड को लिया, साइटोप्लाज्म में आएगा। अब वो जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये जो तीन का ग्रुप है ना, इसे कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडॉन। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो इस कोडॉन पर राइबोसोम्स आकर चिपकना शुरू होंगे। राइबोसोम्स का क्या काम होगा, राइबोसोम का काम आगे बताता हूँ, फिलहाल इतना याद रखो। ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, यहाँ पर ऐसे ऊपर आके कौन चिपकना शुरू कर देगा, राइबोसोम्स आकर चिपकना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स आने लगे, और जैसे यहाँ पे राइबोसोम आने लगेंगे, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन है। ट्रिपलेट कोडॉन एक कोड है, एक्चुअली क्या है, वो कोड है। उस कोड को रीड करने के लिए साइटोप्लाज्म में और एक एंट्री लेगा, वो होगा टीआरएनए। टीआरएनए के पास 3 और कोड होंगे, जैसे कि लॉक एंड की होता है ना,
तो ये 3 कोड है और टीआरएनए लाएगा एंटी कोडॉन, मतलब ये कोडॉन है और टीआरएनए क्या लाएगा, एंटी कोडॉन। तो ये कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पर एक और एक चीज आती है, वो आती है आरआरएनए की। आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए कोडॉन और एंटी कोडॉन को मिला लेता है। जब कोडॉन और एंटी कोडॉन को मिला लेता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन को मिला लिया आप, तो क्या हो गया, कोडॉन और एंटी कोडॉन को मिला लिए तो एक किससे बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड से बन गया। इतना समझ गए। अच्छा, तो ये एक्चुअली में कोडॉन और एंटी कोडॉन को मिलाकर होगा क्या, इसके अंदर जो मैसेजेस है वो रीड हो जाएंगे। अब वो जो कोड है वो रीड हो जाएगा तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स की चेन बनना शुरू हो जाएगी। मतलब ये रीड हो जाएगा, इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड्स बनेगा, फिर एक ऐसे अमाइनो एसिड्स बनेगा और ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन बनना शुरू हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और एक बात याद रखो, यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया, यहां तक हो गया। अब राइबोसोम का काम क्या था, राइबोसोम का काम यही था पेप्टाइड बॉन्ड और जब कोडॉन एंटी कोडॉन मिल रहे हैं ना, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड और कोडॉन एंटी कोडॉन का रीड करना, इसको सपोर्ट करना। अभी के लिए एकदम लेमन भाषा में याद रखो, हमें टेक्निक में दिया नहीं कि राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम करेगा क्या, राइबोसोम जब जब ये होगा एक्टिविटी तो 3 के ग्रुप से मूव होगा, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ आएगा। तो अपनी जगह इसको चेंज कर रहा है, तो अपनी जगह चेंज कर रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। समझ गए, हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, जहां पर एमआरएनए डीएनए को अनबाइंड करेगा, उसकी कोई एक कॉपी बनाएगा, कॉपी बन गई तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो कॉपी लेकर वो साइटोप्लाज्म में आएगा एमआरएनए, वो जो कॉपी लेकर आएगा उसमें 3 कोड को रीड करने के लिए टीआरएनए क्या लाएगा, एंटी कोडॉन लाएगा। अब जो कोडॉन और एंटी कोडॉन जो आपस में रीड हो जाएंगे तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगा और कोडॉन एंटी कोडॉन को मिलाने के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो कौन लाएगा, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और हर कोडॉन बनाकर राइबोसोम अटैच होता रहेगा, बार बार अटैच होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ये तीनों चीज आई होप सो आपके क्लियर हो गएंगे। काफी बच्चों को इसमें डाउट आता है कि सर इसमें क्या है, तो मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए रेगुलर 10 साइंस की अपडेट के लिए, टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।